हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन कॉमर्स चैनल में, जिसका नाम है ऑब्सेशन सीबीएसई 11-12 कॉमर्स। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये इसका वन शॉट लेक्चर है जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, अपनी नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, रिटन नोट्स बनाने को रेडी रहिए। एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और रूल याद रखिएगा, अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हैं और आपने लिखा नहीं तो आपने पढ़ा नहीं। बहुत सिंपल तरीका है, आप जब पढ़े तो आप लिखें। यही एक टारगेट, यही एक तरीका है जो आपको 100 में 100 दिला सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लेते हैं। अगर आप हमें ढूंढना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ऑब्सेशन इंस्टीट्यूट, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप इस पे हमारे रेगुलर वीडियोस, रेगुलर कंटेंट और अपडेट्स जान सकते हैं। ठीक है, for those who wants the written notes or the live lectures, they can download, all the Android users can download OBZ. This is our official obsession app named OBZ. And for those who are an iOS user, Apple user के नाटक अलग होते हैं, तो वो My Institute नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ही चैनल है, बट दे नीड टू मेक श्योर दैट My Institute एज एन एप्लीकेशन iOS में है और आपको YWTRVH नाम का कोड यूज करना है। ओके, चलिए। तो भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी फंडे को फॉलो करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए और देखिए कौन कौन से टॉपिक इसमें आ रहे हैं। टोटल 7 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। अब इस चैप्टर की एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात क्या है कि चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन बुरी बात यह है कि बहुत ज्यादा लेंथी है, टाइम टेकिंग है। तो कोई बात नहीं, आपको कौन सा कहीं जाना है, हमको भी कहीं नहीं जाना है, आपको भी कहीं नहीं जाना है। हम नोट्स देने को तैयार, आप नोट्स लेने को तैयार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितने टॉपिक आ रहे हैं, 7 टॉपिक लिखे हुए। सर 7 टॉपिक तो ज्यादा नहीं होते। अरे ज्यादा नहीं होते लाला, लेकिन अंदर के सब टॉपिक्स इतने ज्यादा हैं कि वो दिमाग खराब कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक टॉपिक दिया गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, फंक्शनल और डिविजनल। ठीक, एक फंक्शनल, दूसरा डिविजनल। नाउ अब यहां पर सर अभी सर 2 ही टॉपिक तो हुए, आप क्या कह रहे हैं कि ज्यादा है? तो भाई फंक्शनल और डिविजनल अगर 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसके अंदर मीनिंग, फीचर, मेरिट, डिमेरिट। इसी तरीके से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, फीचर, मेरिट, डिमेरिट, डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस, नेचर। तो ये सारी चीजें मिला के चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हो जाए लेंथी, हमको क्या, हमारे पास कौन सा समय की कमी है, आपके पास भी कमी नहीं है। याद रखना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, 5-7 नंबर देके ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार मैनेजमेंट साइकिल के बारे में जान लेते हैं। भाई जब मैंने मैनेजमेंट साइकिल के बारे में पढ़ा था तो पहला फंक्शन आता था प्लानिंग। मैंने कहा प्लानिंग में हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। जब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, एक विजन डिसाइड कर लिया, तब दूसरा फंक्शन आता था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते थे, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारी रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना। सिंपल तरीका, अगर मैं बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका देना चाहूं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ही आउटकम है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए। स्ट्रक्चर बोले तो क्या, स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिया कि मुझे ऑब्सेशन सीबीएसई 11-12 कॉमर्स को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉमर्स चैनल बनाना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इस काम को करने के लिए मेरे को कुछ रिसोर्सेस चाहिए, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड, 5 M's। मैन ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रॉ मटेरियल, मशीनरी कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, मनी फाइनेंशियल कैपिटल, और आखिरी होता है मेथड, टेक्निक ऑफ टीचिंग क्या होने वाली है, हमें इन सारी चीजों की जरूरत होने वाली है। अब मैं इन रिसोर्सेस को अगर सही से इस्तेमाल करूंगा तभी तो इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अगर नहीं इस्तेमाल कर पाया तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होने वाला। तो अब जब मैं ये करूंगा तो एक स्ट्रक्चर बना लूंगा कि सपोज एक सीईओ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। उसने क्या किया, 4 डिपार्टमेंट बना दिए। पहले बनाया उसने क्या, एक बनाया प्रोडक्शन, ठीक, एक का काम है फाइनेंस, एक का काम है रिसर्च, फिर एक का काम है मार्केटिंग, है ना।
इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड हो जाता है कि क्या काम होने हैं। क्लियर? हमने काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए, फिर हमने हर डिपार्टमेंट में 2 सीनियर मैनेजर रखे, सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर। 2 सीनियर मैनेजर के नीचे 4 एसोसिएट, ए बी सी डी, सेम वे ए बी सी डी। और ये तरीका हर किसी में चल रहा है। अब तुम धीरे धीरे देखोगे तो ये क्या है, ये ढांचा ही तो है, एक स्केलेटन ही तो है ऑर्गेनाइजेशन का। और इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि भाई कौन सुपीरियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या काम है, कौन किस विभाग में काम करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही होता है, जब तुम खुद को ऑर्गेनाइज करते हो तो हर चीजें तुम्हें समय से मिलती है, तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। अरे यार खुद का भी एग्जांपल ले लो, अगर तुम जब अगले दिन स्कूल जाने के लिए अपना बैग रेडी करते हो तो तुम भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रहे होते, पहले ही से चेक करके रख रहे होते, किस वक्त कौन सा पीरियड होने वाला है, क्या मेरे पास उसके नोट्स है कि नहीं है, बुक्स रख ली है कि नहीं, कल कोई स्पेशल एग्जामिनेशन या कोई स्पेशल असेसमेंट है कि नहीं है। इस हिसाब से तुमने प्रिपरेशन करी होती है। तो प्लानिंग जो तुमने करी थी उस हिसाब से तुम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। तो हमने प्लानिंग करी थी कि हमें मार्केट शेयर 30% कैप्चर करना है, उस हिसाब से मैंने डिवीजन किया डिपार्टमेंट का और उसके बाद लोगों को रखा। यहां पर मैंने किसी लोगों को अभी एक्चुअल में रखा नहीं है, लेकिन काम क्या होगा ये मैंने डिसाइड कर दिया और किसका क्या काम होगा ये डिसाइड हो गया। तो ऑर्गेनाइजिंग का बस इतना ही लेना देना है कि ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त हमें क्या रिजल्ट निकलता है, एक स्ट्रक्चर हाथ में आ जाता है जिससे किसी भी तरीके का कोई केओस या कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब कि अगर मैंने चीजें ऑर्गेनाइज नहीं करी हैं, लोगों को नहीं बताया कि क्या काम किसका है, तो हो सकता है 2 से ज्यादा लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो मैं उनको मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पा रहा हूं, उनसे ज्यादा फायदा नहीं ले पा रहा हूं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग थियो हाइमन क्या दिया था उन्होंने, देखो बहुत सिंपल मीनिंग दिया था उनका, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। तो कह रहा है उन्होंने पहले ही बता दिया कि क्या काम होना है, प्रोडक्शन होना है, फाइनेंस होना है, रिसर्च होना है, मार्केटिंग होना है। उन्होंने ये सारे एक्टिविटीज को डिफाइन किया और सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया एक एक डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंगस्ट देम। 2 पॉइंट में डेफिनेशन तैयार है, पूरी एक नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले ये देखा क्या काम होना है, सिमिलर नेचर की जॉब को उठा के एक डिपार्टमेंट में रखा। और कौन बड़ा कौन छोटा, भाई सीनियर मैनेजर बड़ा है कि प्रोडक्शन मैनेजर बड़ा है, प्रोडक्शन मैनेजर बड़ा है, प्रोडक्शन मैनेजर बड़ा है कि सीईओ बड़ा है, सीईओ बड़ा है। तो मतलब एक तरीके से सबको पता चल जाए कि किससे ऑर्डर लेने और किसको ऑर्डर देने हैं। तो क्लियरिटी हो गई। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया, पहले तो सिमिलर नेचर की जॉब्स को उठा के एक डिपार्टमेंट में रखना। ठीक है, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंगस्ट देम। देखिए, इट कन्वर्ट्स प्लान इनटू एक्शन। जो प्लान मैंने बनाए थे अब उसको एक्चुअल में करने की बारी आ रही है, तो वाया हेल्प ऑफ विच मैनेजमेंट फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, बाय डिफाइनिंग हु विल डू व्हाट, हाउ इट विल बी डन एंड हु विल रिपोर्ट टू हुम। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्या, कौन क्या काम करेगा, हु विल डू व्हाट, कैसे कोई टारगेट अचीव होगा, हाउ इट विल बी डन, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु विल रिपोर्ट टू हुम। आप ऑर्गेनाइजिंग जब करते हो तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों से बच के रहते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्यों करना चाहिए, सो दैट हम इन दोनों चीजों से बच के रहें। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हैं तो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपोजिट होता है क्योस। अगर आप क्योस से बचना चाहते हो तो आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हो, और रिसोर्सेज में ये क्या हो गया, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बड़ा सिंपल है, इसको याद करने की टेक्निक बहुत अच्छी है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आई। दूसरा, डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्टैंड्स फॉर डी। तीसरा, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ए। और चौथा, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ई। तो आइडिया एक्रोनिम यूज करके तुम ये 4 स्टेप यूज कर सकते हो। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई है
तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी। डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई आइडेंटिफाई करना क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम होने और ग्रुप कर देना सिमिलर नेचर की जॉब्स को, और उसके बाद बता देना कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क कि भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम होना है, हमने देख लिया प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, मार्केटिंग, ये 4 काम होने ऑर्गेनाइजेशन में। डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर नेचर की जॉब को उठा के एक डिपार्टमेंट में रख देना। कौन क्या काम करेगा, हु विल डू व्हाट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और कौन बड़ा कौन छोटा, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किससे ऑर्डर लेने हैं, किसको ऑर्डर देने हैं। यही 4 स्टेप्स होते हैं और यही मीनिंग भी होती है। आओ भाई, मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल तैयार किया है जिसमें मैं जोमैटो के हेल्प से, जोमैटो सबको पता है कि किस तरीके से जोमैटो ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करता है, ये 4 स्टेप्स में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, तो एक एग्जांपल है, कह रहा है जोमैटो डिवाइड्स इट्स टोटल वर्क इनटू एरियाज। उसने पूरे जोमैटो में जितना काम होता है उसको कितने एरिया में डिवाइड कर दिया है, ऐप डेवलपमेंट, रेस्टोरेंट एंड ऑनबोर्डिंग, डिलीवरी मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस। ये 4 डिपार्टमेंट 4 तरीके से काम डिवाइड कर दिया है, ऐप डेवलपमेंट, रेस्टोरेंट ऑनबोर्डिंग, डिलीवरी मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज। उसके बाद हर सेगमेंट को सेट डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई है ताकि किसी को कोई भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। Each segment has defined set of responsibilities to avoid confusion or duplication of effort। ठीक, लीजिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर किया क्या एक्चुअल में क्या किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को डिवाइड कर दिया गया छोटे छोटे टास्क में। The total work is broken into smaller specific tasks to ensure efficiency and clarity। फिर क्यों किया, proper division avoids overlapping and helps every employee understand their exact role। In short, chaos या confusion से दूर होने के लिए हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे टारगेट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन मैंने क्या बताया, जो सिमिलर नेचर की जॉब्स थी उनको उठा के एक डिपार्टमेंट में रख दिया। जोमैटो ने कैसे काम किया, आफ्टर डिवाइडिंग वर्क जोमैटो ग्रुप्स रिलेटेड टास्क। जैसे एक डिपार्टमेंट था ऑपरेशन टास्क में क्या बता दिया, ऑपरेशन में हैंडल्स डिलीवरी लॉजिस्टिक्स एंड राइडर मैनेजमेंट। दूसरा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दूसरा बता दिया, उसमें क्या है, मैनेजेस ऐप डेवलपमेंट एंड अपडेट्स। तीसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया जिसका काम क्या है, ब्रांड को प्रमोट करना और कस्टमर्स को अलग अलग ऑफर देना। ठीक, चौथा है फाइनेंस जिसका काम है भाई वेरियस पेमेंट को देखना और रेवेन्यू को चेक करना कि क्या रेवेन्यू ट्रेंड सही है कि नहीं है। क्लियर, तो कह रहा है हैंडल्स वेंडर पेमेंट एंड रेवेन्यू ट्रैकिंग। तो हमने सिमिलर नेचर की जॉब्स को उठा के अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया। क्या, ऑपरेशन डिपार्टमेंट था पहला, दूसरा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तीसरा मार्केटिंग और चौथा फाइनेंस। अगेन प्रोडक्शन मार्केटिंग मैंने बहुत जेनरिक टर्म्स में समझाया था, प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग और एचआर। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्शन को ऑपरेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, एग्जांपल देखो, फिर एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कह रहा है सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। डिपार्टमेंट्स कैन बी बेस्ड ऑन फंक्शंस, प्रोडक्ट और टेरिटरी। अब जो डिपार्टमेंट है वो किस बेसिस पे हो सकते हैं भाई, मैं बता सकता हूं, या तो फंक्शन के बेसिस पे हो सकते हैं कि ऑपरेशन से एक फंक्शन है उस बेसिस पे सारा डिपार्टमेंट, फाइनेंस एक फंक्शन है उस बेसिस पे जितने काम है वो एक डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी एक फंक्शन है उसका एक काम, एचआर एक फंक्शन है उस पे एक काम, रिसर्च एक फंक्शन है उस पे सारे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या डिपार्टमेंट कई तरीके से हो सकते हैं। अब यही चीज प्रोडक्ट के बेसिस पे भी हो सकता है। अब जोमैटो का एक लाइन है फूड डिलीवरी, एक लाइन है क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वो आपको मूवी सर्विसेज वगैरह ऑफर करती है, इवेंट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफरेंशिएटेड ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर जोमैटो की कोई विंग इंडिया केटर कर रही है तो वो इंडियन टेरिटरी के लिए, अगर यूएस को केटर कर रही है तो वो यूएस टेरिटरी के लिए। तो चाहे फंक्शन पे हो, प्रोडक्ट पे हो, टेरिटरी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपार्टमेंट अलग अलग बेसिस पे बनेगा। क्लियर, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज क्या है। तो पढ़ लिया हमने आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरे पे आते हैं, तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में, फिर डिपार्टमेंट बनाया। अब किसका क्या काम है ये पहले ही बता दो।
तो जोमेटो में कैसा किया गया, ऑपरेशन हेड जो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट देखता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरीज, उसका काम क्या है, टाइमली डिलीवरीज प्रोवाइड करना। दूसरा, टेक लीड ओवरसीज द ऐप परफॉर्मेंस, टेक लीड का काम क्या है कि ऐप सही से चले, हैंग ना हो। मार्केटिंग मैनेजर को क्या काम दिया है, कैंपेन चलाओ और पार्टनरशिप लेके आओ अलग अलग रेस्टोरेंट से। ईच मैनेजर असाइंस क्लियर रोल टू द टीम मेंबर, डिलीवरिंग कोऑर्डिनेटर्स, डेवलपर्स और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डिलीवरी कोऑर्डिनेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स हो गए या फिर हमारे डेवलपर हो गए, सबको एक साथ लेके चलना है और सबको सबका काम पहले ही से डिसाइड कर दिया गया। ठीक, हो गए तीन। आइडिया में हो गया आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और चौथा आ जाता है हमारा एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर क्रिएटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर असाइन ड्यूटीज टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, दिस इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशियंसी। अब अगर राइडर के साथ कोई दिक्कत हुई है, इसके लिए हम टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले को नहीं पकड़ेंगे, हम सीधा ऑपरेशनल मैनेजर को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, बहुत सिंपल मीनिंग, कौन बड़ा कौन छोटा ये पहले डिसाइड कर जाता है ताकि किससे ऑर्डर लेने और किसको ऑर्डर देने ये क्लियर हो जाए। ठीक, अ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स टू सिटी ऑपरेशन मैनेजर। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सीधा दीपिंदर गोयल को कॉल नहीं करता है कि भाई साहब ये दिक्कत हो गई, वो सिटी ऑपरेशन मैनेजर को क्रिएट करता है, कॉल करता है। हु रिपोर्ट्स टू रीजनल हेड, रीजनल हेड रिपोर्ट करता है सीओओ को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को। तो यहां पर एक हायरार्की चल रही है, टॉप, मिडिल, लोअर, अलग अलग लेवल पे लोग काम करते हैं। लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल को बात करता है, मिडिल लेवल वाला टॉप को। इसी तरीके से तो चल रहा था, याद आया। आगे बढ़ते, हो गया हमारा चारों के चारों स्टेप्स। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू डिफाइन अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। याद है ना वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे होता था, टॉप, मिडिल लेवल, लोअर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अथॉरिटी कैसे फ्लो करती थी, अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, सबसे ज्यादा किस पे होती थी, टॉप पे, फिर मिडिल पे, फिर लोअर पे। और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती थी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऐसे फ्लो करती थी। याद आया बेटा, क्लियर। तो कह रहा है एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और यही चीज फॉलो की जाती है ताकि किसको जवाब देना है और किससे जवाब लेना है ये क्लियर हो। दिस इंश्योर्स डिसिप्लिन, स्मूथ कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव सुपरविजन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो, हो गया आइडिया के 4 स्टेप्स। आइडिया याद रखना, यही चीज काम आएगी, स्टेप्स बहुत आसान हो जाएंगे। आई स्टैंड्स फॉर, लिखते चलो मेरे साथ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, ए स्टैंड फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ई स्टैंड्स फॉर establishing authority relationship। क्लियर बेटा, हो गए तुम्हारे 4 स्टेप्स। और अगर ये 4 स्टेप समझ में आ गए तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। भाई वापस चलेंगे, वापस चलेंगे, टिक करेंगे, खुद की पीठ थपथपाएंगे कि भाई इतने टॉपिक खत्म। कौन कौन से टॉपिक खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझ में आएगा। सोचो अगर तुमने ये काम नहीं किया होता, अगर दीपेंद्र गोयल ने ये सारी चीजें नहीं की गई होती कि भाई किसका क्या काम है ये बताना, ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होना है ये बताना, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अगर दिक्कतें समझ में आ सकती तो इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठती चली जाएंगी। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है, अगर ये ना होता तो कैसे होती चीजें, तब समझने वाली बात है। तो इंपॉर्टेंस को रिलेट करो कि भाई अगर ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमें ये सारी चीजें नहीं मिलती। अब वो क्या है सारी चीजें, हम अभी आपको बताते हैं। देखो क्या है,
इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो कितने पॉइंट हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट आ रहे हैं टोटल इंपॉर्टेंस में। अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बड़े आराम से समझ लिया है, तुम्हें इंपॉर्टेंस यूं समझते आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी फील्ड में माहिर है, अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। तो एक स्पेशलिस्ट का फायदा एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मिलता है भाई? ये ऐसी बात हो गई कि अगर आपके पास ट्रेन्ड एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय है, तो वो कम समय में ज्यादा आउटपुट जनरेट करेंगे। एक स्पेशलिस्ट अपने फील्ड का वो बंदा होता है जिसको अपने पर्टिकुलर फील्ड में 6 डायमेंशन नॉलेज होती है। अब अगर कोई बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है और वो पिछले 10 साल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की 6 डायमेंशन नॉलेज होगी। इसका फायदा किसको मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप जो दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग का, वो क्या था? एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है कि कौन किसका बॉस है और कौन किसका जूनियर, ये बड़ी आसानी से क्लियर होता था। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने एक चीज बता रखी है, पूरी बिजनेस में जहां पर भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आए, तुम्हें बस एक कहानी लिखनी है, वेस्टेज या मिनिमम या जीरो वेस्टेज। किसका? ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स। वही घुमा फिरा के मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड। अडेप्टेशन टू चेंज। एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जब मोमेंटम में आता है अपने, तो वो होने वाले चेंजेस को बड़ी आसानी से अडेप्ट करता है। मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें अगर मेरे लाइन ऑफ प्रोडक्ट बदलते चले जाएंगे, तो हम उन प्रोडक्ट को ऐड करते चले जाएंगे अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जो कि होगा डिविजनल। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है जो चेंजेस को अडेप्ट करे, उनको इंक्लूड करे। अगर रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो ज्यादा दिन की तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट, effective administration. Effective administration means it is only possible, the administration can only be effective when there is zero chaos, and once you get to know to whom you are responsible, what has to do, which individual has to do what work, ठीक है, and how it is to be done, everything is sorted, then automatically it will lead to effective administration. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, वो लोग जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट होना। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ को भी लीड करता है। अच्छा, मेरे को डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल और एक्सपेंशन और ग्रोथ एक ऐसे पॉइंट लगते हैं जो हर मैनेजमेंट फंक्शन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले 5 को कवर करें एक साथ, और उसके बाद 6 और 7 वाला जो पॉइंट है उसके डायरेक्ट आपको जल्दी से नोट्स दे दूंगा मैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। It is stating organizing leads to systematic allocation of job amongst the workforce। वही बात आ गई कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फुलफिल करते हैं, जिसका आउटकम हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है इस तरीके से जो मैंने बताया, एक सीईओ, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, है ना, हमने यही तो पढ़ा अभी तक। फिर इसके अंदर अलग अलग लोग, इसके अंदर अलग अलग लोग, इसके अंदर अलग अलग लोग। तो जाहिर सी बात है हमने हर किसी को अलग अलग जॉब एलोकेट कर रखी है। ठीक, द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब रिड्यूसेस वर्कलोड। कह रहा जैसे जैसे हम काम को डिवाइड करते जाते हैं छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। एंड इनहैंस प्रोडक्टिविटी एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स इनटू स्पेशलाइजेशन। यार तुम कोई भी काम बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहो। अब कल को तुम बिजनेस स्टडीज के नोट्स बना चुके हो, फिर तुम केस स्टडीज प्रैक्टिस करो, फिर तुम दोबारा नोट्स को रिवाइज करो, फिर बिना देखे नोट्स को कवर करो। जाहिर सी बात है तुम उस पर्टिकुलर फील्ड के राजा बन जाओगे, है ना। तो इसी तरीके से जो रेपिटेटिव नेचर की जॉब्स होती है, अगर आप लगातार करते जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और ऑटोमेटिकली आप उस फील्ड के माहिर हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है कि किसका क्या काम है, कौन किसका बॉस है, किससे किसको ऑर्डर लेना है और किससे किसको ऑर्डर देना है। तो इट इज सेइंग क्लैरिटी एस्टैब्लिशेस लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, कौन सीनियर कौन जूनियर। इट डिफाइंस
Who reports to whom? Who reports to whom? Who is accountable to whom? Next, it eliminates confusion and overlapping decision making. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है कि हर बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ओवरलैपिंग इन डिसीजन मेकिंग, अगर दोनों मैनेजर सेम फील्ड के हैं और दोनों सेम डिसीजन ले रहे हैं, अगर एक का काम करने का तरीका अलग है, दूसरे का तरीका अलग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा. क्लियर? तो यहां पर क्या है, हर मैनेजर को उसका फील्ड ऑफ डायरेक्शन पता होता है, उसका फील्ड ऑफ वर्क पता होता है, जिससे कभी भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी तरीके का ओवरलैपिंग नहीं होती है. इट इंश्योर्स प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पर हम स्केलर चेन की बात कर रहे हैं कि फ्रॉम टॉप टू लोअर, टॉप टू मिडिल टू बॉटम. क्लियर? इट कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज अ प्रॉपर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. अगर ये नहीं हुआ तो इंफॉर्मेशन डायगोनली भी फ्लो कर सकती है, हॉरिजॉन्टली भी फ्लो कर सकती है. वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या बताया भाई, किसी भी तरीके का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, चाहे मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड. ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके से करो कि फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज का जीरो वेस्टेज हो. तो क्या कह रहा है, इट ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स इफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड अवॉइड वेस्टेज. आ गया, अगर एक दो लोग एक जैसा काम ही कर रहे हैं तो भाई इसे कहा गया डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. जबकि हमें हर इंडिविजुअल से अलग टारगेट सेट करके उनसे अपना काम निकलवाना होता है, लेकिन क्योंकि तुमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन नहीं किया, तो दो तीन लोग मिलके एक जैसा ही ऑब्जेक्टिव को, एक जैसा ही काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रहा है. हम उन इंडिविजुअल की मैक्सिमम पोटेंशियल परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहे हैं, यानी उनका एफर्ट वेस्ट हो गया. It facilitates proper allocation of duties according to abilities. कि भैया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, जब फाइनेंस के बंदे को मैंने फाइनेंस का काम दिया, मार्केटिंग के बंदे को मार्केटिंग का काम दिया, उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखा, ह्यूमन रिसोर्स के बंदे को मैंने ह्यूमन रिसोर्स का काम दिया. ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है, ये सारी चीजें पार्ट होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग का, जिसमें हम अलग अलग तरीके से जॉब्स को एलोकेट कर रहे होते हैं. Coordinates various activities for balanced use of all resources. It coordinates various activities for balanced use of all resources. अरे भाई, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स अपनी मर्जी से काम कर रहा है, फाइनेंस अपनी मर्जी से चल रहा है, हमें सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है. तो इट कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, हमने डिपार्टमेंट में जो डिवीजन किया है, इट टेक्स अ बैलेंस्ड अप्रोच कि हर डिपार्टमेंट के लोग बैलेंस्ड अप्रोच के साथ सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अडेप्टेशन टू चेंज बाय बिजनेस जो है, वो चेंज को अडेप्ट करने के लिए भी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है. क्लियर? क्या इट प्रोवाइड्स एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर देता है. एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर वो होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है चेंजेस की अकॉर्डिंग टू द environment. तो कह रहा है organizing provide flexibility to modify the organization structure as per environmental changes. It helps in making quick adjustment in strategies and operations. कि बाई चांस हमारे स्ट्रेटजीज और ऑपरेशंस में कोई भी चेंजेस आ रहा है, हमने कहा यार एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, अब चलो दूसरा प्रोडक्ट ढूंढते, कपड़े बेचते थे, अब हम कॉस्मेटिक्स में भी जाएंगे. तो अब अगर हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है, हमने अपनी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी चेंज करी है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो उस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करे. क्लियर? इट इनेबल्स स्मूथ ट्रांजिशन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. कि भाई अगर हमें एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करना है, ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इट क्रिएट्स स्टेबिलिटी बाय अलाउइंग द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो डिस्पाइट एक्सटर्नल चैलेंजेस. यहां एक्सटर्नल चैलेंजेस का मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल चैलेंजेस का मतलब है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने बोल दिया टाइम पे सब काम क्लियर हो रहा है, इफेक्टिव है सब चीज. तो क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग से जॉब्स डिफाइंड है, ड्यूटीज डिफाइंड है, अथॉरिटी रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड है, तो जाहिर सी बात है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा ही होगा. ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क एंड इफेक्टिव सुपरविजन.
इट रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कम ऑन, ये एक पॉइंट जो है तुम्हारा डुप्लीकेशन एंड कंफ्यूजन, ये घुमा घुमा के यूज किया जा रहा है, तुम्हें भी इस्तेमाल करना है। इट लीड्स टू इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा आखिरी पॉइंट इसका। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। वो लोग जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, हमें उन्हें इंकरेज करना पड़ेगा कि वो काबिल बने, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है। देखो, इट इनकरेजेस, ऑर्गेनाइजिंग इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। हाउ डज इट डू दैट? कैसे पॉसिबल होता है? बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। कैसे? डेलीगेशन। हमने एक टॉपिक पढ़ा है डेलीगेशन। क्या होता है डेलीगेशन? कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक टॉपिक आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मींस ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। क्या सारा काम मैनेजर खुद कर सकता है? नहीं। वो क्या करता है? अपनी थोड़ा बहुत अथॉरिटी ट्रांसफर करता है अपने जूनियर्स को। हाउएवर अल्टीमेट अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी उसी के पास रहती है, सीनियर मैनेजर के पास, लेकिन वो तुम्हें एक एक्टिंग अथॉरिटी बना के रखता है कि भाई अगर मेरे मैनेजर ने मुझे अथॉरिटी दे दी है कि बाकी सारे लोगों का काम चेक करो टीम में, तो भाई मुझे भी अच्छा लगेगा, तो यार जाहिर सी बात है मैं भी मैनेजरियल स्किल सीखूंगा। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग में एक कंपोनेंट होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है? ट्रांसफर अथॉरिटी करना। कोई मैनेजर सारा काम खुद कर ही नहीं सकता, उसको अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी ही पड़ेगी। तो यहां पर यही बात बोलेगी कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सबऑर्डिनेट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू डेलीगेशन। क्लियर चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स एम्प्लॉइज डेवलप लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब वो लोग जो जिनको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, उनके अंदर भी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी। इट बिल्ड्स अ पूल ऑफ ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल है, ये डेडिकेट किया गया है डेलीगेशन को। किसको? डेलीगेशन को। क्लियर, यहां तक हो गया? आगे बढ़ते हैं कि भाई मेरे लिए जो लोग, अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने थोड़ी 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 मैनेजरियल स्किल्स प्रोवाइड करी है, तो अगर आगे चल के मेरा कल को सीनियर मैनेजर चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इतने लोगों को ट्रेन करके रखा है कि हम उसको आगे चल के सीनियर मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये मैंने बता दिया था, जल्दी जल्दी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, सीईओ है उसका, वो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करती थी पहले, कॉस्मेटिक्स। ठीक, अब उसने कह दिया कि नहीं, अब हम कॉस्मेटिक्स के साथ साथ अरे यार ये क्या हुआ, अब हम कॉस्मेटिक्स के साथ साथ शूज भी बनाएंगे। तो भाई शूज का एक अलग डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक्स का एक अलग डिपार्टमेंट। हमने कहा हम सर्विसेज में भी जाएंगे, तो सर्विसेज का एक अलग डिपार्टमेंट। फिर उस बेसिस प्रोडक्शन फाइनेंस रिसर्च मार्केटिंग, प्रोडक्शन फाइनेंस रिसर्च मार्केटिंग। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ प्रोडक्ट को आगे लाइन ऑफ चेन को खींच सकता है। ठीक है, इट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस स्मूथली। अगेन नेक्स्ट, अलाउ एडिशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल एरियाज। अब मैं इसको फर्दर ज्योग्राफिकल एरियाज में भी बांट सकता हूं, मैंने अभी प्रोडक्ट के हिसाब से बता दिया है। ठीक है, इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड ग्रोथ। ये जो क्या है, ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हम इसे क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क। ये ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अडैप्ट इट्स स्ट्रक्चर टू मीट इंक्रीज एंड स्केल adapt to its structure to meet increased scale and complexity. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अब ये नया टॉपिक आता है, पुराने टॉपिक पे चलेंगे, टिक लगाएंगे, पहले इसको खत्म करेंगे। आओ भाई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सॉरी इंपॉर्टेंस खत्म, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आते हैं। हाँ तो भाई मैंने एक लाइन बताई थी कि ऑर्गेनाइजिंग करते क्यों है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ऑर्गेनाइजिंग इसलिए करते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर हाथ में आ जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा हाथ में आ जाए। क्लियर, और वो ढांचा क्या होता है? स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं? एक फ्रेमवर्क जिसके तहत पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। क्लियर, आओ भाई यही देखते हैं। हालांकि हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में भी कवर कर लिया, बट फिर भी
अब देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें क्या है, सबसे पहले एक ओनर है, फिर सीईओ है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, एचआर, वीपी। फिर सेल्स टीम में कौन है, सेल्स टीम एक है, सेल्स टीम दो है। रिसर्च मार्केटिंग में क्या है, रिसर्च असिस्टेंट है। इस तरीके से वीपी ऑफ फाइनेंस है, उसके बाद फाइनेंस मैनेजर और अकाउंटेंट, दो अलग अलग लोग हैं। ये एक स्ट्रक्चर ही तो तैयार किया है तुमने। अब जाहिर सी बात है, सेल्स टीम का हेड कौन होगा, वीपी ऑफ सेल्स। वीपी ऑफ सेल्स का हेड कौन होगा, सीईओ। सीईओ किसको जवाब दे होता है, ओनर्स को। तो यहां पर दो चीजें समझ में आ गई कि एक स्केलेटन का ढांचा जिससे हमें यह समझ में आता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होगा, नंबर वन। नंबर टू, कौन बड़ा और कौन छोटा, किसकी क्या अथॉरिटी है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भाई देखो फटाफट, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मीनिंग क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है इट डिफाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कह रहा है, फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। ठीक, इट स्पेसिफाइज हाउ एक्टिविटीज आर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च, एचआर, grouped and coordinated in the enterprise. Next, it establishes who reports to whom. यहां पर हमने ये भी देख लिया कि एक स्ट्रक्चर तैयार होता है तो ये पता चल जाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, यानी who reports to whom, यानी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी बड़ी इजीली ट्रैक की जाती है। क्लियर, आगे आते हैं। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे ये था, यहां वापस आओ, मैंने कहा एक आईटी मैनेजर है, आईटी मैनेजर के नीचे दो टेक्निकल हेड है, टेक्निकल हेड। हर टेक्निकल हेड के नीचे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार लोग काम कर रहे हैं। अगर टेक्निकल हेड इन चार लोगों का मैनेजर है तो इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितने लोगों का है, चार लोगों का। आईटी मैनेजर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितने का है, दो लोगों का। दो टेक्निकल हेड है, एक दो। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कितने लोग एक मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करता है। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्जली गिव्स द शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यही तो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका शेप कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि एक डिपार्टमेंट में कितने सीनियर मैनेजर हैं, हर एक सीनियर मैनेजर के अंदर कितने जूनियर मैनेजर हैं, हर जूनियर मैनेजर के कितने सबऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर, दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, कि किस लेवल पे मैनेजमेंट काम कर रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आओ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, एक फंक्शनल, एक डिविजनल। अब देखो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या फर्क है भाई। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जो, यहां लिख लो, जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पर डिपेंड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पर डिपेंड होता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होता है। अच्छा, क्या मतलब हुआ सर। अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है जो एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए पॉसिबल हो, जो मतलब एक्सपेंशन और ग्रोथ को प्रमोट करे। तो एक फंक्शनल है और एक डिविजनल है। तो फंक्शनल और डिविजनल का फर्क क्या हो गया कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंपल एक तरीके का प्रोडक्ट बनाती है या एक ही सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर रखूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं क्या काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन से डिवाइडेड है, कि प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, रिसर्च है, मार्केटिंग है, एचआर है, ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसी बेसिस पे काम चलेगा। और दूसरा है डिविजनल। डिविजनल में क्या है कि हम ये सारे फंक्शंस तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, लेकिन डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं।
इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा एक ये एग्जांपल, ये कंपनी देखो दिख रही है, समझ में आ रहा है? पॉन्ड्स, इसका नाम सुना है? ऊगली वूगली वुश। भाई पॉन्ड्स के जूते पहने तुम में से किसी ने? नहीं ना। पॉन्ड्स का क्या आता है कि कपड़े पहने? नहीं। पॉन्ड्स का यार एक ऐसी कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स बनाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉस्मेटिक्स में डील करती है। तो हमने कहा ठीक है, ये पॉन्ड्स का एक कंपनी है जिसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मस्त है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके 4 डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 काम हो रहे हैं। क्या 4 काम हो रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग, ये 4 काम हो रहे हैं। अब ये जो 4 काम हो रहे हैं ये क्या है? फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहे हैं, जो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ये हो गए फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहां जो स्ट्रक्चर बना है वो बना है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। लेकिन अगर मैं डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करूं, अब जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल मैंने दिया नाइक। अब नाइक का क्या है? तुम्हें शूज भी मिलेंगे। नाइक का क्या है? तुम्हें कपड़े भी मिलेंगे। नाइक की तुम्हें डिओड्रेंट्स भी मिल जाएंगे। नाइक के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आते हैं। तो यहां पर कह रहा है पहले नाइक इनकॉर्पोरेशन है, उसके डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे मैं यहां पर अलग से बना के दिखा देता हूं। जैसे सपोज करो यहां पर दिया गया नाइक, तो भाई सबसे पहले ओनर, या ऐसे कहो सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होगी जिनके गाइडेंस पे वो चलेगा। अब ये 2 तरीके से मान लेते हैं। मैंने कहा एक तरफ आ जाता है फुटवेयर और दूसरी तरफ आ जाता है हमारा क्लोथिंग। अब फुटवेयर में भी फुटवेयर का प्रोडक्शन अलग हो रहा है, मार्केटिंग अलग हो रहा है, रिसर्च अलग हो रहा है, एचआर अलग है। क्लोथिंग जितनी भी है नाइकी की अपैरल सेगमेंट, उसका भी प्रोडक्शन अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, रिसर्च अलग है। अब ये सारी चीजें क्या हैं? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च, ये सारे के सारे हैं तो फंक्शन ही है, तो सारे ही फंक्शन, लेकिन इन फंक्शंस का डिवीजन प्रोडक्ट के बेसिस पे किया गया है। अब अगर सोचो कि एक कंपनी है नाइकी, प्रोडक्ट नाइकी जैसे एग्जांपल ले लो, अगर नाइकी क्लोथिंग, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, सारी चीजें जो बनाती है, अगर उसका सबका एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एक ही रिसर्च डिपार्टमेंट हो और एक ही एचआर हो, जो सारे प्रोडक्ट के लिए सेम है, तो क्या नाइकी कभी बेनिफिट्स पा पाएगा स्पेशलिस्ट होने के? नहीं पा पाएगा। क्यों? क्योंकि जब सारे डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्ट के बजाय एक ही मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डीलिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं चलेगा। तो आज की डेट में नीश पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है कि एक नीश पकड़ो और उसमें बाप बन जाओ। यही है नाइकी की स्ट्रेटेजी कि हमने फुटवेयर बनाना था तो फुटवेयर के सारे फंक्शंस अलग, क्लोथिंग करनी थी तो क्लोथिंग के सारे फंक्शंस अलग, ताकि फुटवेयर हो, क्लोथिंग हो या फिर हो हमारा कॉस्मेटिक्स, हमें सबके सब में बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है? हाँ भाई, अब ये जो टॉपिक है ना फंक्शनल डिविजनल, इतना छोटा है नहीं जितना दिख रहा है। इसमें भी होगा मीनिंग, फीचर, उसके बाद सूटेबिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब आएगा, इसलिए लेंथी टॉपिक है। लेकिन कोई नहीं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी जल्दी जल्दी, नोट्स तुम्हारे हाथ में ही है। तो सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर, अगर मीनिंग समझ में आ गया है तो मीनिंग देखो क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू बिजनेस फंक्शंस। जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, वो बिजनेस में होने वाले फंक्शन के बेसिस पे डिवाइडेड है, सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। ठीक, ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय इट्स ओन एक्सपर्ट, जो कि उसका स्पेशलिस्ट हो चुका होता है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस। लेकिन मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ाने से पहले मीनिंग पढ़ाना चाहूंगा डिविजनल स्ट्रक्चर का। और भाई डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग देखो, डिविजनल स्ट्रक्चर देखो क्या कह रहा है, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिवीजन फंक्शन के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं,
हम कर रहे हैं कितने प्रोडक्ट हैं और उनके सेपरेट फंक्शन। जैसे कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लाइक मेटल एक प्रोडक्ट बना रही है तो मेटल का अलग डिवीजन है, प्लास्टिक का अलग डिवीजन है, कॉस्मेटिक्स का अलग डिवीजन है। ये जरूरी थोड़ी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही काम करे। क्लियर? इट इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? अब यहां तक समझ में आ गया है, तो अब जरा एक एक करके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस खत्म करते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर का पहला एडवांटेज क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। यार स्पेशलाइजेशन किस में मिलेगा? फंक्शंस में। प्रोडक्शन का बंदे को प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज होगी। एम्प्लॉइज जो अलग अलग एरियाज में या अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे, वो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। तो कह रहा प्रमोट्स एक्सपर्टीज एज एम्प्लॉय वर्क इन वन फंक्शनल एरिया। It somehow increases efficiency. It improves efficiency. कैसे? Standardized work and defined responsibilities. Efficiency मतलब क्या? Minimum input, maximum output. So once the function is decided कि क्या organization में काम होने और किस तरीके से होने, तो एक सेट स्टैंडर्ड सबका तय हो चुका है। क्लियर? इससे ऑटोमेटिकली जो वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इट हेल्प्स इन क्लियरिटी ऑफ रोल। सबको पता होता है कि किसका क्या काम है और किसके पास कितनी अथॉरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैनेजरियल डेवलपमेंट। इट इनेबल्स फंक्शनल हेड टू डेवलप डीप नॉलेज इन देयर डोमेन्स। अब इसका मतलब क्या है? जो मैनेजरियल डेवलपमेंट हो रहा है वो फंक्शन के बेसिस पे हो रहा है कि अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हूं तो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके 6 डायमेंशन नॉलेज मुझे मिली होगी। मैंने उस पूरे डिपार्टमेंट की हर एक एक्टिविटी को घोल के पी लिया होगा। जाहिर सी बात है मुझे उस फील्ड में कोई हरा नहीं सकता, तो मेरा डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर डोमेन को लेके बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? ईज ऑफ सुपरविजन। इट सिंप्लीफाइज मॉनिटरिंग ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मतलब हर डिपार्टमेंट के बीच जितनी भी मॉनिटरिंग होनी है वो बड़ी आसानी से हो सकती है क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट के बेसिस पे लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अरे सर अभी तो आपने कहा कि भाई डिपार्टमेंट मैनेज हो सकता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इसका सेंस क्या है? देखो ये जरूरी नहीं है कि सेल्स और फाइनेंस और मार्केटिंग आपस में कोऑर्डिनेट कर ही रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि सपोज मैंने कहा कंपनी ने अच्छा नहीं किया, सीईओ ने मीटिंग बुलाई, सीईओ ने बोला भाई किसकी गलती है? सीईओ ने बोला किसकी गलती? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है हमसे क्या मतलब, हमारा काम तो बनाने का होता है, हम तो बना रहे थे अच्छा खासा। ये तो फाइनेंस वाले हैं, इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। फाइनेंस वाला कहेगा मेरी क्या गलती? मार्केटिंग वालों ने अच्छा से काम नहीं किया। मार्केटिंग वालों ने अगर अच्छे से काम किया होता तो भाई हमारा पैसा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता। यहां पर दो तीन बातें खराब हो जाती है। सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, और आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना ये भी समहाउ इतना इजी नहीं हो पाता है। तो ये क्या कह रहा है? पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट में अकर इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। गोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने अपने गोल के पीछे भाग रहा है। अरे भाई सेल हो नहीं रही है लेकिन प्रोडक्शन वाला कह रहा है ऐसी तैसी में जाओ, मैं तो सामान बनाऊंगा, मुझे प्रमोशन चाहिए। अरे भाई बना के रख के करोगे क्या? बेचना है कि नहीं बेचना है? और अगर मतलब सेल्स बढ़ नहीं रही है और तुम धनाधन प्रोडक्शन करते जा रहे हो तो कोई फायदा थोड़ी है। तुम अपना काम ये सोच के करो कि अरे ये तो मुझे करना है तो मैं करके ही रहूंगा, अरे इससे नुकसान हो या फायदा मुझे क्या। तो यहाँ क्या है? यहाँ पर गोल कंफ्लिक्ट हो जाता है। डिपार्टमेंट्स में फोकस ऑन डिपार्टमेंटल गोल्स रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो कि एक तरीके से वायलेशन भी होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का। इंटरडिपेंडेंटल डिले, इस डिपार्टमेंटल डिले, इसका मतलब क्या है कि अक्सर ये देखा गया है कि जब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, अगर एक भी डिले करता है तो ऑटोमेटिकली सारे डिपार्टमेंट डिले हो जाते हैं, है ना। फाइल एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। कह रहा डिसीजंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स टेक मोर टाइम। नेक्स्ट, रिजिडिटी limits flexibility as innovation and employees are confined to specialized areas। अब यहां पर एक तरफ तुम कह रहे हो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, हाँ, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि एक बंदा जो एक काम करता है वो उसी काम में लगा रहेगा, उसका ओवरऑल डेवलप नहीं हो रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ
सीईओ का उसको प्रोडक्शन की भी है, फाइनेंस की भी है, मार्केटिंग की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्शन वाला है उसको सिर्फ प्रोडक्शन की है, फाइनेंस वाले को सिर्फ फाइनेंस की है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? इट लीड्स टू समहाउ इट इज लीडिंग टू रिजिडिटी। ये स्ट्रक्चर की एक दिक्कत है। अब ये किन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है? तो सूटेबिलिटी, अरे ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जो मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट विद स्टेबल ऑपरेशंस। क्लियर चिल्ड्रन? ये हो गया हमारा फंक्शनल। अब डिविजनल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खत्म करते हैं। आओ भाई फटाफट। डिविजनल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अरे मैंने कहा था यहां पर कि भाई नाइकी के दो वो हैं लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक शूज या फुटवेयर, दूसरा क्लोथिंग। अब शूज ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, क्लोथिंग ने 20 करोड़ का बिजनेस किया। अब जो नाइक का सीईओ है वो किससे बात करेगा? क्लोथिंग वाले से कि भाई बताओ इतनी दिक्कत क्यों आई। यहां उसने बड़ी आसानी से अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी है। अगर ये सारी क्लोथिंग और शूज एक ही डिपार्टमेंट में चल रहे होते, इसके सारे फंक्शन एक जैसे चल रहे होते, तो कैसे फिक्स करते किसकी जवाबदेही है? तो यहां क्या है? ईच डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिजल्ट इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अब जैसे अगर क्लोथिंग से सिर्फ 20 करोड़ आया है तो भाई सीईओ जो नाइक का है वो कहेगा भाई क्लोथिंग डिपार्टमेंट में कुछ दिक्कत है, इससे कुछ बदला लेना पड़ेगा, इसको जरूरत से ज्यादा काम दो, इसको इतना काम दो कि इसकी ऐसी तैसी हो जाए। अब यार ये ऐसे ऐसे का असर कौन करता है? भाई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है, या तो बहुत ज्यादा काम मिलेगा या तो आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएंगे। कॉर्पोरेट कल्चर है भाई, ऐसा ही होता है। अगर आप अच्छे हैं तो आप बढ़िया हैं, आप आपके लायक ऑर्गेनाइजेशन है। आप अच्छे नहीं है, आपको लात मार दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? ईच डिवीजन कैन अडेप्ट क्विकली टू इन्वायरमेंटल और मार्केट चेंजेस। मैंने कहा क्लोथिंग के साथ एक काम करते हैं, अब कॉस्मेटिक्स में भी आ जाते हैं। लो भाई कॉस्मेटिक्स भी आ गया, कोई दिक्कत? मैनेजरियल डेवलपमेंट। यहां मैनेजरियल डेवलपमेंट किसका हो रहा है? भाई मैनेजरियल डेवलपमेंट एज कंपेयर टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डिविजनल में ज्यादा होता है। अब जैसे जो शूज डिपार्टमेंट का हेड होगा या फुटवेयर डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसको प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और रिसर्च इसका पता होगा। और वहां पर कौन था? वहां सिर्फ इकलौता सीईओ था। यहां पर क्या है? सीईओ के नीचे भी दो दो डिपार्टमेंट है, 2 से 3 डिपार्टमेंट हेड है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हेड है। अब यहां पर मैनेजरियल डिपार्टमेंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट ज्यादा है कि फंक्शनल का? फंक्शनल में तो सिर्फ एक था सीईओ, यहां कितने? 3 जो अलग अलग फंक्शंस को मैनेज कर रहे हैं कंबाइंड करके। प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक्स का अलग देख रहा है, फुटवेयर का अलग देख रहा है, क्लोथिंग का अलग देख रहा है। क्लियर? आओ भाई। तो कह रहा है डिविजनल हेड्स, ये सब क्या है? डिविजनल हेड्स हैं। Gain experience in all functions, building general managerial skills. Growth and expansion. If an organization wants to grow, उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर से अच्छा कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। अरे भाई प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च यहां पर भी हो रहा है क्लोथिंग में, फिर प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च फुटवेयर में भी हो रहा है, फिर प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च कॉस्मेटिक्स में भी हो रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि प्रोडक्शन एज अ फंक्शन बार बार रिपीट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहां पर क्या? डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। दूसरा रिसोर्स इनएफिशिएंसी, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर रिसोर्सेज अक्रॉस डिविजन्स। कि भाई जितनी भी रिसोर्सेज है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे हमारी फिजिकल रिसोर्स हो, कैपिटल हो, अरे उनका रेपिटेशन बार बार हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग में प्रोडक्शन के लिए जितने लोग चाहिए, समोज उतने ही लोग फुटवेयर में भी चाहिए, उतने ही कॉस्मेटिक्स में भी चाहिए। अरे फंक्शन तो एक ही है और लोग ज्यादा हो गए। तो ये कह रहा है रिसोर्स इनएफिशिएंसीज। इंटर डिविजनल राइवलरी, क्या राइवल बोल रहा हूं मैं, राइवलरी, ये भगवान इंग्लिश टूट गई है। राइवलरी, इंटर डिविजनल राइवलरी का मतलब राइवलरी का मतलब होता है डिवीजन में कंपीट फॉर रिसोर्स एंड रिकग्निशन। अरे अगर आपने बोला कि भाई फुटवेयर ने 100 करोड़ कमा के दिए,
क्लोथिंग ने 20 करोड़ कमा के दिए, तो क्लोथिंग कह देगा कि भाई आपने इनका बजट भी तो ज्यादा रखा था, आपने इनके लोग भी ज्यादा रखे थे, हमें भी उतना बजट दीजिए, हमारी मार्केटिंग पे भी इतना खर्चा करिए, हम भी आगे चल के नाम करेंगे आपका। तो यहां पर कंफ्लिक्ट हो गया, क्लोथिंग और फुटवेयर दोनों डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट हो गया। अब इस कंफ्लिक्ट के, अब देखो कंफ्लिक्ट दो डिपार्टमेंट में हो रहा है, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट है किसके, एक ही संस्था के। क्लियर? इंटर डिविजनल राइवलरी इसका रीजन हो गया। ठीक, नेक्स्ट, हायर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा है, फंक्शनल कि डिविजनल? अब फंक्शनल में तो सिर्फ फंक्शन के बेसिस पे, डिविजनल एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो वहां पर लोग भी ज्यादा होंगे, तो वो कॉस्टली भी ज्यादा होगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया रहता है? अगर फंक्शनल मेरा सूटेबल है फॉर ऑर्गेनाइजेशन हु आर स्मॉल एंड मीडियम साइज, तो सूटेबल होगा डिविजनल स्ट्रक्चर बड़ी संस्थाओं के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्लियर चिल्ड्रन? अगला टॉपिक हमारा आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। भाई जैसे हमने फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, मीनिंग, उसके बाद फीचर, मेरिट, डिमेरिट, सूटेबिलिटी, इसमें भी 4 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं, अरे ठीक है, और हम कवर करेंगे उनके मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब थोड़ा बहुत मतलब समझो यार, अगर तुम किसी जगह नौकरी करने जाओ, सपोज करो तुमने एक कंपनी ज्वाइन करी, तुम्हारा एक बॉस होगा, उसका एक बॉस होगा, उसका बॉस उसे ऑर्डर देगा, तुम्हारा बॉस तुम्हें ऑर्डर देगा, तुम अपने बॉस के लिए अकाउंटेबल हो और तुम्हारा बॉस उसके बॉस के लिए अकाउंटेबल है। तो जब एक ऐसी संस्था में जाते हो, जब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाते हो जहां पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही फॉर्मल लाइन के थ्रू चल रहा हो, जैसे मैंने कहा जहां स्केलर चेन फॉलो किया जा रहा हो। ठीक है, स्केलर चेन याद है क्या होता था भाई? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कुछ इस तरीके से होता था कि मैनेजमेंट में हर लेवल पे अगर एम्प्लॉइज हैं, तो टॉप मैनेजमेंट में, जो टॉप मैनेजमेंट पे बंदा बैठा है, उससे अगर कम्युनिकेट करना है तो सामने वाले को, लोअर लेवल वाले को मिडिल लेवल के पास जाना था, मिडिल लेवल वाले को पास सीनियर के पास, और जब दो सेम लेवल के मैनेजर बात करते हैं आपस में, उसे कहते थे गैंग प्लैंक। ठीक है, जब सेम लेवल के मैनेजर आपस में बात करते थे उसे गैंग प्लैंक। तो यहाँ के एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो हो रहा है, ये नहीं कि ये बंदा डायरेक्ट जाके कहता है कि हाँ सुनो भाई सीईओ साहब, अब हमें आपसे कुछ डायरेक्ट बात करनी है, पॉसिबल नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करे, जहां रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए, वो होता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यार तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओ, कोई कंपनी में काम करने जाओ, जाहिर सी बात है तुम्हारे कोई दोस्त यार बन गए, कुछ कलीग्स है जिनसे तुम्हारी दोस्ती हो गई, कभी कभी ऐसा हुआ कि ऑफिस गए थे यार काम करने, वहां कुछ अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, किस्मत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, खैर, वरना ऑफिस में सिवाय पॉलिटिक्स से कुछ होता नहीं है। तो अब क्या करोगे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस वो दोस्ती यारी, रिश्तेदारी, नातेदारी जो तुम्हारी बन जाती है, जो तुम ऐसे मतलब स्पॉन्टेनियसली अकर हो जाती है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर चिल्ड्रन? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई अलग से संस्था नहीं होती है, ये बस उन रिलेशंस को बोला जाता है जो स्पॉन्टेनियसली अकर हो जाते हैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें मैंने कहा कलीग्स के साथ अच्छी दोस्ती हो गई आपकी, आपके मैनेजर से अच्छी दोस्ती हो गई, जिनका कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन से लेना देना नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जिस संस्था में तुम कार्य कर रहे हो उसी में तुम्हारे दोस्त बन गए। तो जब दोस्तों की बात करें, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, जहां कोई कम्युनिकेशन का फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कि भाई सीनियर जूनियर ये वाला हिसाब किताब नहीं है, दो लोग किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन, ऑल व्हील कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अब डायगोनल ऑल व्हील क्या होता है आगे चल के कवर करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से फटाफट। सबसे पहले आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या पता है? जहां पर फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो किया जाए, जहां अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिक्टली बता दी जाए कि कौन किसको, किसके पास कितनी अथॉरिटी, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, जहां पर सीनियर जूनियर बहुत सिंपल वे में डिसाइडेड कर दिया गया हो, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बना दिया गया हो, उसी के तहत अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है वाया टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, उसे कहेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में?
It clearly defines who reports to whom, who is responsible for what, and how coordination among different activities will take place. क्या बताता है? किसको किससे जवाब लेना है, who is responsible for what, ठीक है, how coordination will be achieved from amongst different departments. It focuses on work relationship, not personal social relationship. भाई दोस्ती यारी करने संस्था में नहीं आए हो, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है तो टारगेट्स अचीव करो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, खुद के लिए नहीं गप मारने चले आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है जो अराइज होता है सोशल रिलेशन से, ठीक है। आओ भाई, अब जरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पढ़ो। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है? कह रहा है एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ सोशल इंटरैक्शंस अमंग एम्प्लॉइज। भाई सोशल इंटरैक्शंस, आपस में एम्प्लॉइज आपस में बातचीत करते हैं, दोस्ती यारी हो जाती है। अब वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वहां कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब याद रखना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ही संस्था के पार्ट होते हैं। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से फायदा उठा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे। क्लियर? सो कह रहा है इट इज नॉट ऑफिशियली प्लान्ड बाय मैनेजमेंट बट डेवलप्स नेचुरली विद इन द फॉर्मल सेटअप। यहां पर ऑफिशियली मैनेजमेंट नहीं कह रहा है कि आज से तुम किसके दोस्त बनोगे, ये और मैनेजमेंट का काम नहीं है। मैनेजमेंट नहीं बता दिया कि तुम्हारा जॉब क्या है, तुम्हारा प्लेसमेंट किस लेवल पे हुआ है, तुम्हारे को किससे जवाब लेना है और किसको जवाब देना है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे दोस्ती यारी करो, अब वो थोड़ी ना मैनेजमेंट बताएगा। तो कह रहा है इट इज नॉट ऑफिशियली प्लान्ड बाय मैनेजमेंट बट डेवलप्स नेचुरली विद इन द फॉर्मल सेटअप। ठीक है, जिस फॉर्मल सेटअप में आप काम कर रहे हैं। इट एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल इमोशनल नीड्स ऑफ द मेंबर्स। अरे यार, अगर एक जगह जा रहे हो और वहां सिर्फ चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हो तो कितना मोनोटोनस हो जाएगा जीवन, थोड़े दिन में तुम वो नौकरी छोड़ दोगे। क्लियर? तो ये किस लिए होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? भाई दोस्ती यारी इसलिए करते हैं ताकि अपनी सोशल नीड्स को शांत कर सके। भाई जब तक दो चार दोस्त नहीं होंगे जो बैठ के टाइम ना खराब करें, तब तक जीने का मजा कहां आएगा। फिर वो चाहे तुम्हारा स्कूल हो चाहे तुम्हारा वर्क प्लेस हो, ये तो होगा ही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दोनों का मीनिंग हमने पढ़ लिया, अब एक एक करके सबके फीचर्स, मेरिट डिमेरिट कवर करेंगे। ठीक है, कितने फीचर्स आ रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? 6 फीचर्स है। सबसे पहला फीचर कह रहा है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। अरे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के तहत ही चलता है जहां पर बहुत आसानी से अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप बता दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्पेसिफाइड रिलेशनशिप। इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। ठीक है, गोल ओरिएंटेड। भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक गोल के तहत चलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और सारे डिपार्टमेंट उसी को अचीव करने में लगे, इसीलिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग मैनेजर्स बैठाए गए। तो कह रहा है इट इज डिजाइन डेलिबरेटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट फीचर्स ऑफ नेक्स्ट 3 फीचर्स कौन से? फोर्थ है हमारा रूल्स एंड प्रोसीजर। मैंने कहा ना, एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो चले वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। तो कह रहा है ऑपरेशंस आर गाइडेड बाय एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जो पॉलिसीज बना दी गई हैं मैनेजमेंट के द्वारा, उन्हीं के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कह रहा है एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर लिंक्ड टू अचीव ओवरऑल गोल्स। प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, मार्केटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं। वो डिपार्टमेंट हेड्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। आगे बढ़ो भाई। इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या है? यहां पर पर्सनल गोल्स को फोकस नहीं किया जाता है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फोकस किया जाता है, इसीलिए कहते हैं इसको इम्पर्सनल रिलेशनशिप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हो गए फीचर्स। अब आएंगे इसके एडवांटेजेस। कुछ फायदे कुछ नुकसान भी होंगे। तो एडवांटेजेस देख लो फटाफट क्या है। कह रहा है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंस ड्यूटीज एंड रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड, इट इज इजियर टू पिन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। हम यहां पर बड़ी आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। दोस्ती यारी में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी।
लेकिन अगर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो तो जिस चीज के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो वो चीज के लिए तुम अकाउंटेबल भी बनोगे। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा आसान होता है। नेक्स्ट, क्लैरिटी इन रोल्स। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? क्लैरिटी इन रोल्स। क्लैरिटी इन रोल्स। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, उसको पता है कि उसको क्या काम करना है, उसके पास क्या अथॉरिटीज है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहां पर हर एक की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है ताकि कोई भी तरीके का काम डुप्लीकेट ना किया जा सके। डुप्लीकेट ना किया जा सके मतलब मल्टीपल वे में ना किया जा सके, डुप्लीकेशन ना हो किसी भी एफर्ट का। तो each individual known his authority and responsibility, avoiding confusion and duplication of effort. यूनिटी ऑफ कमांड, जब पता है कि किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना है तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो सकता है। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? वन सबऑर्डिनेट वन बॉस। ठीक है, वन बॉस ओवर वन सबऑर्डिनेट। तो कह रहा अ वेल डिफाइंड चेन ऑफ कमांड इंश्योर्स वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय। ये फॉलो किया जा सकता है। तो कितने पढ़ लिए? 6 पढ़ लिए हमने, नहीं 6 नहीं 3। नेक्स्ट दो कौन से? अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसका एक फ्लो चार्ट बना लेना, एडवांटेज की हेडिंग डालना ऐसे करके, है ना, और इसका एक फ्लो चार्ट बना लेना 5 पॉइंट। फिर कह रहा है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका भी लेने देना इसी से कि सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी, रोल सेट कर दिए, क्यों? ताकि हम सीधा सीधा अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के। सो इट प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। प्लान्स मतलब जो तुमने ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे। क्लियर बेटा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखिए क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो कर रही है, जहां स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर है कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? क्योंकि ये वो संस्था होती है जो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रही होती है। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्टेबिलिटी इंश्योर्स स्टेबिलिटी। अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आने वाले हैं तो आप उसके हिसाब से पहले ही एक्शन ले लेंगे। तो क्या कह रहा है? रूल्स एंड स्ट्रक्चर ब्रिंग प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी टू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। ये हो गए एडवांटेजेस। अब बढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस की तरफ या लिमिटेशंस। अब कुछ फायदे तो कुछ नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? डिले इन डिसीजन मेकिंग। यार हम जब स्केलर चेन की बात करते हैं, स्केलर चेन में क्या होता है? एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना होता है। डी सी के पास जाएगा, सी बी के पास जाएगा, बी ए के पास जाएगा, यही तो होता है। एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना होता है। अब इस चक्कर में स्केलर चेन को फॉलो करते करते बहुत ज्यादा डिले हो जाता है सही डिसीजन लेने में। तो ये क्या कह रहा है? स्ट्रिक्ट हायरार्की एंड स्केलर चेन में कॉज प्रोसीजरल डिलेज। दूसरा रिजिडिटी। रिजिडिटी का सीधा लेना देना है किस चीज से? कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। जिसका जो काम है वो वही करेगा अपने एंड से, और कोई आइडिया नहीं एक्सेप्ट होंगे उसके। तो ये क्या कह रहा है? एम्फसाइज ऑन रूल्स एंड स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। नेक्स्ट, निग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशन मतलब आपसीदारी की बात नहीं होगी। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या रूल्स रेगुलेशन, आओ पंच इन करो, काम करो और चले जाओ। ठीक है, यहां दोस्ती यारी करने की कोई खासा जरूरत नहीं है। इट इग्नोर्स द पर्सनल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर? नेक्स्ट, इनकम्प्लीट पिक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन, इनकम्प्लीट पिक्चर का लेना देना इस पॉइंट से ऐसे समझो। यार देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फॉर्मली पूरी तरीके से चल ही नहीं सकती। अक्सर तुमने देखा होगा कि मैनेजर्स, जैसे तुम तो नहीं जानते हो बट जनरली क्या होता है, जो अपने मैनेजर्स होते हैं वो अगर एक टारगेट कंप्लीट होता है तो ऑफिस में कहते हैं कि अरे आज हमारी तरफ से पार्टी है। ऑफिस पार्टीज होती है, वहां लोग जाते हैं ताकि आप इनफॉर्मल बिहेवियर को भी आगे बढ़ावा दे सको। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या पूरी तरीके से फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करके आगे बढ़ सकती? नहीं। क्या पूरी तरीके से इनफॉर्मल होकर भी आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा मैनेजर वही होता है, एक अच्छा मैनेजमेंट वही होगा जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का बैलेंस रखे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे तो एक संस्था की कभी कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाएगी। तो ये कहता है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इनफॉर्मल रिलेशंस दैट ऑफन इन्फ्लुएंस वर्क बिहेवियर।
इनफॉर्मल रिलेशंस कैसे वर्क बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब तुम्हारा मैनेजर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो, तुमने कह दिया मैनेजर अच्छा दोस्त है, रिस्पेक्ट करते हो, दो अलग बातें हैं। खैर, मैंने कहा अगर तुम अपने मैनेजर की रिस्पेक्ट करते हो, दोस्ती वाला पॉइंट बात में, तो जाहिर सी बात है वो एक इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट करेगा। तुम कहीं ना कहीं उसके साथ चिल करोगे और कहोगे कि भाई अगर मैनेजर ने बोला है कि ये काम को अच्छे से करना है तो हम इसको टारगेट को अचीव करके रहेंगे। तो ये अपनी अपनी लिमिट से ज्यादा बियॉन्ड काम, पोटेंशियल से ज्यादा अच्छा काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस है। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ वर्किंग आवर्स की बात होती है, आप बियॉन्ड द लिमिट पुश कर रहे हो खुद को, तो यानी कहीं ना कुछ इनफॉर्मल रिलेशन है आपका और आपके मैनेजर्स का, जिसके थ्रू आप अपनी दोस्ती यारी में अच्छा काम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, उसमें इनफॉर्मल वर्क बिहेवियर या इनफॉर्मल रिलेशंस को जरूर दिखाना चाहिए ताकि आपका ये पता चले कि वर्क बिहेवियर कैसे बदल रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पढ़ लिया। अब फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल, 3 फीचर है। सिंपल, फ्लूइड स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा ना एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक सीईओ है, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च। फिर प्रोडक्शन में 2 मैनेजर, 2 सीनियर मैनेजर, 2 सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर। फिर यहां पर सीनियर मैनेजर के अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इस तरीके से अगर काम चल रहा है तो ये तो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अब दोस्ती यारी भी क्या स्ट्रक्चर वाइज होगी? नहीं। यहां पर अगर मैंने कहा सीनियर मैनेजर फाइनेंस मैनेजर का दोस्त निकला तो क्या कर लोगे? फाइनेंस मैनेजर सबऑर्डिनेट का दोस्त निकला तो क्या कर लोगे? यहां कोई भी किसी से कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो आउट ऑफ सोशल रिलेशंस बनते हैं, वहां मैनेजमेंट का कोई रोल ही नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है, वहां का कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता। दोस्ती यारी में कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते आप, ये स्ट्रक्चर फेल होगा। ये तो स्केलर चेन को फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो कह रहा है इट रिलेशनशिप्स आर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। कॉमन इंटरेस्ट, भाई देखो दोस्ती यारी की जब बात आएगी तो उसी से दोस्ती होगी जिससे तुम्हारी मेंटालिटी मैच होगी। अब तुम अगर गोबर मेंटालिटी के हो तो तुम्हारी दोस्ती भी गोबर मेंटालिटी से ही होगी, और दोस्ती है तो गड़बड़ है, ये तो तय है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आए हो और वहां दोस्ती यारी ज्यादा कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है तुम में, नहीं तो संस्था में। तो क्या कह रहा है, फॉर्म्ड बाय पीपल शेयरिंग म्यूचुअल गोल्स और अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे उन्हीं के साथ काम करता है जिनका दिमाग तुम्हारे जैसे काम करता है, अगर तुम खुराफात सोच रहे हो और तुम्हारा दोस्त खुराफात सोच रहा है, सामने वाला भी खुराफात सोच रहा है, तो भाई तुम्हारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा अरे ये तो भाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर दो दोस्त एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, समझना, और दोनों ने ठान लिया है कि भाई कुछ भी करके इस साल ये टारगेट अचीव करेंगे, तो उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट खुद को पुश कर लिया। तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है वो दोस्ती यारी के चक्कर में जो अच्छा काम कर गए, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट कर गया। तो कह रहा है स्ट्रांगली अफेक्ट्स मोरल, प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन फ्लो। यार एक बात बताओ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वहां फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्लो होता है। क्यों डिले होता है? क्योंकि स्केलर चेन फॉलो होता है। भाई दोस्ती यारी में कोई कम्युनिकेशन में फ्लो नहीं होता कि मैं मेल करके बता रहे कि सुनो भाई एक गॉसिप आई है सुनोगे, नहीं। वहां किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, फ्री फ्लो। ठीक है, तो यहां कम्युनिकेशन का फ्लो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होगा। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला एडवांटेज भाई गॉसिप, क्विक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत तेजी से होता है ना। ये ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, जो डायरेक्टिंग चैप्टर है। फुलफिल सोशल नीड्स, भाई बातें करके मजा तो बहुत आता है ना, टाइम वेस्ट करके मजा तो बहुत आता है। सोशल नीड्स, ठीक है। इट इंप्रूव्स कोऑपरेशन, हाउ? इट इंकरेजेस टीम वर्क एंड म्यूचुअल सपोर्ट। इट फैसिलिटेट्स feedback. It helps management to understand employees opinion and reaction. Clear? मैनेजमेंट के लिए एक फीडबैक की तरह काम करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मैनेजमेंट कभी भी देखना पूरी तरीके से फॉर्मल हो ही नहीं सकती। वो चांस रह के थोड़ा थोड़ा बीच में इनफॉर्मल बिहेवियर अप्रोच भी मतलब प्रमोट भी करती है कि अरे ऐसा भी ना हो कि एकदम ही रिजिड हो जाए चीजें। अगर हमें असलियत जाननी है संस्था की तो थोड़ा बहुत तो इन लोगों के साथ चिल करना ही पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस में आता है स्प्रेड ऑफ रूमर्स। हाँ भाई, ये तो बहुत जरूरी है। गॉसिप का बेस ही होता है रूमर। रूमर्स क्या है? इधर उधर की बातें, झूठ बातें फैलाना। इनफॉर्मल चैनल में कोई कम्युनिकेशन का ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रिक्ट लाइन फॉलो हो रही है, किसी से कोई भी बात कर रहे हो तो रूमर फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रूमर मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन जो सही भी नहीं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज, ग्रुप्स में अपोज न्यू मैनेजमेंट पॉलिसी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ग्रुपबाजी होने लग गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया, तो क्या होगा? मैनेजमेंट पॉलिसीज, जो भी मैनेजमेंट बना रहा है उसके अगेंस्ट में जाने वाले लोग भी खड़े हो जाएंगे कि हम 7-8 मिलके दोस्त हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे, जाओ, हमें नहीं पसंद है, कल से हड़ताल। लो, अब क्या करोगे? नेक्स्ट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी फॉर इनफॉर्मल डिसीजंस। यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ भी कर रहा है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता, तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डिसिप्लिन, जहां दोस्ती यारी है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन होगा? डिसरप्शन ऑफ डिसिप्लिन, इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन समटाइम चैलेंज अथॉरिटी, यानी वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को चैलेंज कर सकते हैं। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। हो गया डिसएडवांटेज। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देखो मैंने एक सिंपल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर मैंने ये कहा कि एक सीईओ है तुम्हारा, है ना, एक तुम्हारा सीईओ है, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, सीनियर मैनेजर, प्रोडक्शन, है ना, ये हेड्स हैं सबके, हेड्स। फिर 2 सीनियर मैनेजर, फिर एक सीनियर मैनेजर के नीचे 1 2 3 4 लोग, ए बी सी डी। इस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा डिफरेंट हेड्स का। ठीक, क्या ये सीनियर मैनेजर सबका काम कर सकता है? 4 बंदे चारों का काम कर सकता है? नहीं, उसको भी कुछ आइडियाज चाहिए होंगे। तो उसने क्या किया यार, ये बंदा पकड़ा बी और बोला भाई बी फॉर भरत, भरत भाई एक काम करना, आज के लिए मैं तुम्हें कुछ अथॉरिटी दे रहा हूं, तुम एक काम करना, ए बी सी डी का कंपाइल करके रिपोर्ट मुझे देना। अब भरत भाई एकदम खुश कि अरे मैनेजमेंट ने मुझसे बोला, सीनियर मैनेजर ने मुझसे बोला है कि सबकी रिपोर्ट कंपाइल करनी है और मैं इंचार्ज हूं। तो एक डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? टू डेलीगेट। सिंपल मीनिंग में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ये सुपीरियर था, इसने अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दे दी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बी को, जो भरत भाई को हमने जो काम दिया था, भरत भाई ने उसमें सब कुछ गुड़गोबर कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि रिपोर्ट गलत फाइल हुई। रिपोर्ट इन्होंने सीनियर मैनेजर को दी, सीनियर मैनेजर ने अपने हेड को दी और हेड ने देखा कि भाई रिपोर्ट में तो सब गड़बड़ है। तो जो मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट हेड है वो सीनियर मैनेजर से बात करेगा कि वो बी से बात करेगा, भरत से बात करेगा? सीनियर मैनेजर बात करेगा, सॉरी डिपार्टमेंट हेड बात करेगा सीनियर मैनेजर से। उसको मतलब नहीं है सीनियर मैनेजर ने किसको अपनी अथॉरिटी दी। इसका मतलब क्या है कि जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट की बात करते हैं, बस। दूसरा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? सुपीरियर की ही बनती है। ये नहीं कि वो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ मैनेजर असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी ट्रांसफर नहीं किया, असाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हर चीज के लिए नहीं, बस एक स्पेसिफिक टास्क एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट। ठीक, इट इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट एनेबल्स एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। यार, ये चाहे संस्था बड़ी हो चाहे संस्था छोटी हो, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी कैसी भी हो, मैनेजर्स अपना काम डेलीगेट करते हैं। 2 वजह होती है। पहली वजह, वो सारा काम खुद नहीं कर सकते। दूसरी वजह, वो ये चाहते हैं कि आपके अंदर भी एक मैनेजर, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मतलब मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप हो। तो 2 बातें हो गई।
सबसे पहले वो सारा काम खुद नहीं कर सकते, दे नीड टू बी लिटिल बिट फ्री सो दैट दे कैन यूज देयर ब्रेन्स इन थिंकिंग एंड मोर इनोवेटिव आइडियाज। और दूसरा, वो आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाह रहे। तो डेलीगेशन इज नेसेसरी बिकॉज अ सिंगल मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म ऑल टास्क अलोन। पहला वाला तो मैंने बता दिया था, ठीक है। अब एलिमेंट्स, अगर हम डेलीगेशन के एलिमेंट्स की बात करें तो 3 एलिमेंट हैं डेलीगेशन के, ठीक। पहला क्या है? अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? राइट टू कमांड, किसी को कमांड देना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये नोट्स बनने चाहिए तो आई एम गिविंग यू अ कमांड। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उस कमांड को फॉलो करना। सो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन्ड टास्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुमने काम किया या नहीं किया ये मैं पूछूंगा तो जवाब कौन देगा? तुम ही दोगे। आंसरेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन्ड टास्क। क्लियर? नेक्स्ट, मीनिंग क्लियर हो गया। ओरिजिन, अथॉरिटी कहां से अराइज होती है? फॉर्मल पोजीशन से। अगर आपको कोई फॉर्मल पोजीशन मिली है ऑटोमेटिकली उसमें आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटीज हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है? भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके थ्रू डेलीगेट होती है? अथॉरिटी के थ्रू। इट अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अकाउंटेबिलिटी, जिसकी जो जिम्मेदारी उसकी वो जवाबदेही। ठीक, तो अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन, हम अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, हां, लेकिन क्या जिम्मेदारी कर सकते हैं? नहीं। और जवाबदेही नहीं। जैसे हमने क्या कहा था कि अल्टीमेट, इस वाला एग्जांपल में मैंने कहा था कि लिटिल पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रांसफर बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजर की ही होगी। और जब प्रोडक्शन, जब ये डिपार्टमेंट हेड की बात करेगा तो डिपार्टमेंट हेड को जवाब कौन देगा? सीनियर मैनेजर, ना कि जब सबऑर्डिनेट लाइक भरत। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लो। व्हाट इज फ्लो? भाई अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है? टॉप टू बॉटम, सबसे ज्यादा टॉप पे, फिर मिडिल पे, फिर लोअर पे। तो डाउनवर्ड फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपवर्ड फ्लो सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। सेम गोज विद आंसरेबिलिटी, इसका भी क्या होता है? अपवर्ड फ्लो। ये हो गया हमारा डेलीगेशन, उसके एलिमेंट। इसमें सिर्फ अगर ये शेड्यूल पढ़ लिया, सॉरी ये डिफरेंशिएशन चार्ट पढ़ लिया, दिस इज मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं। डेलीगेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है, देख लो क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारा है इट रिड्यूसेस मैनेजर बर्डन। ठीक, इट लीड्स टू एफिशिएंसी, डेवलप सबऑर्डिनेट्स, फैसिलिटेट ग्रोथ, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन, 6th मोटिवेट्स एम्प्लॉय एंड 7th बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक एक करके समझ लो, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किस तरीके से भाई अगर मैनेजर अपना बर्डन रिड्यूस कर रहा है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत अथॉरिटी ट्रांसफर करके मैनेजर खुद को फ्री कर रहा है। दूसरा, इट लीड्स टू एफिशिएंसी। अब मैनेजर मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना दिमाग कहां लगा रहा है? नए आइडियाज को सोचने में। इट डेवलप सबऑर्डिनेट्स, एक मैनेजर, जो एक बंदा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर ने दी है उसका भी तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इट डेवलप सबऑर्डिनेट। It will facilitate growth. How? If a manager is delegating their authority continuously over a period of time, then we are getting the pool of managers. ठीक है, हम अपने लिए pool of managers तैयार कर रहे हैं. Automatically it will lead to growth. Next, it improves coordination. How it improves coordination? If a manager is continuously delegating their authority, the particular person whose authority is being delegated, then the person will be held responsible to complete those tasks which is assigned to him. Again, यहां पर हम बात कर रहे हैं भरत की। जब भरत को बोला गया कि रिपोर्ट कंपाइल करो तो he is coordinating with other managers, ठीक है, other subordinates actually. It motivates employees, self explanatory, better decision making, better decision making for the person to whom the authority is delegated. क्लियर? ये हो गए बेसिक इंपॉर्टेंस, आपको इसके सिर्फ हेडिंग्स याद रखनी और कुछ नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क कुछ ज्यादा है नहीं, फिर भी अगर आप समझने की कोशिश करो तो क्या है कि डेलीगेशन जो बात होती है वो होती है एक सीनियर और एक जूनियर के बीच की, मतलब एक मैनेजर और एक उसका सबऑर्डिनेट। और डिसेंट्रलाइजेशन होती है मैनेजमेंट की चॉइस, ये मैनेजमेंट को डेलिबरेटली करना पड़ता है।
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अक्रॉस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट बांट रखा है। जैसे कि कुछ डिसीजंस होंगे जो टॉप मैनेजमेंट लेगा, कुछ डिसीजन होंगे जो मिडिल लेवल लेगा, और कुछ डिसीजन होंगे जो लोअर लेवल लेगा। टॉप मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा। उसने क्या कर रखा है, अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिस्पर्स कर रखा है अक्रॉस द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बड़ा टर्म हो गया। और डेलीगेशन किसके बीच की बात होती है, एक सीनियर और उसका सबऑर्डिनेट। क्लियर। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, इट इज द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रूआउट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और डेलीगेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फ्रॉम टॉप मिडिल टू लोअर मैनेजमेंट, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू मिडिल टू लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज बोथ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। फिलॉसफी भी है कि आप सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। अगर आपको आगे चल के बड़ा बनना है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनना है, एक बड़ी कंपनी बनना है, तो आपको थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। टॉप मैनेजमेंट सिर्फ क्रूशियल डिसीजन लेता है कि पैसा कहां से आएगा, बिजनेस का विजन कहां रहेगा, हम ग्रो कैसे करेंगे, नया प्लान क्या होगा, दैट्स इट। बाकी काम करवाने की जिम्मेदारी वगैरह किसको दे दी जाती है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की। क्लियर। टॉप मैनेजमेंट हर चीज में इंटरफेयर नहीं करता है। अब अगर लोअर लेवल के एम्प्लॉय को हायर करना है, उसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, टॉप का नहीं। क्लियर, समझ में। तो इट इज बोथ फिलॉसफी एज वेल एज द प्रोसेस। ये एक फिलॉसफी भी है जो मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का उल्टा क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जैसे होता है ना, सेंट्रलाइजेशन तो सेंट्रलाइज्ड है हमारा एसी। सेंट्रलाइज्ड एसी मतलब क्या है कि पूरे घर में एक ही एसी चल रहा है। इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ एक के पास हो, टॉप मैनेजमेंट, सारे डिसीजन कौन ले रहा है, टॉप मैनेजमेंट, तो वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन मैच करते हैं, एक जैसे लगते हैं, बट इतना डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है कि डेलीगेशन एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट के बीच की बात है, और डिसेंट्रलाइजेशन किसके किसके बीच की बात है, टॉप से लेके थ्रू आउट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक की। ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। क्लियर। सेकंड, इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। क्विक डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। देखो फैसिलिटेट ग्रोथ, सेम पॉइंट जो डेलीगेशन में था वही इसमें भी आ गया। रिलीव्स टू टॉप मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं ये सेम पॉइंट मिलता जुलता है। बेटर कंट्रोल, बेटर कोऑर्डिनेशन। और इनको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, आगे खत्म करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या कह रहा है, इट डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। कैसे, इट इंकरेजेस सबऑर्डिनेट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड मेक डिसीजंस कॉन्फिडेंटली। क्योंकि यहां पर कुछ नहीं, लगभग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अब प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दिया है कि भाई तुम्हें इस साल के अंत तक इतना आउटपुट जनरेट करना है, कैसे करते हो ये तुम्हारी ऊपर है, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर खुद से सारे डिसीजन ले रहा है। तो ये क्या कह रहा है, इट इनकरेजेस सबऑर्डिनेट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड मेक डिसीजन कॉन्फिडेंटली। इट प्रमोट्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ मोटिवेशन। इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब लोअर लेवल से इट प्रिपेयर्स मैनेजर्स एट लोअर लेवल फॉर हायर पोजीशन। मैनेजर्स एट लोअर लेवल फॉर हायर पोजीशन। अब भाई जो सीनियर मैनेजर था वो अगर इस तरीके से मन से काम करेगा तो आगे चल के वो डिपार्टमेंटल हेड बनेगा। डिपार्टमेंटल हेड अगर ढंग से काम करेगा अक्रॉस द टाइम तो वो वीपी बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ढंग से लग के काम करेगा तो वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा कैसे मिल रहा है, जो लोग लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे लैडर के टॉप पर पहुंचेंगे। ठीक है। It prepares managers at lower level for higher position. It builds a pool of skilled experienced leader for succession. ठीक, सिमिलर पॉइंट जो डेलीगेशन में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता तो डिले होता, लेकिन हमने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है जिससे डिसीजन
फटाफट लिए जा सकते हैं। इट रिड्यूसेस डिले बाय एम्पावरिंग लोअर लेवल एंड हैंडल इश्यूज डायरेक्टली। इट इंप्रूव्स ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिवनेस, रिलीव्स टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को सारा काम अब खुद नहीं करना है, रूटीन वर्क से फुर्सत मिलती है। टॉप मैनेजमेंट एक थिंक टैंक की तरह काम करता है जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी डिजाइन करने में लगा रहता है। तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लानिंग, ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है। और प्लानिंग का जब भी मैं प्लानिंग बोलता हूं उसका मतलब ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है। इट फ्री सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम रूटीन वर्क, अलाउइंग फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक डिसीजन, क्लियर। इट इनेबल्स बेटर टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ द टॉप लेवल। अब टॉप लेवल को ज्यादा प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केट की चिंता नहीं करनी है, उसको बस ये देखना है कि सारे लोग सही से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं कि नहीं, और मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या, कंपनी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेटर कंट्रोल। तो फैसिलिटेट ग्रोथ आपको समझा चुका हूं मैं, बेटर कंट्रोल देख लो, डेलीगेशन में हमने पढ़ लिया था। बेटर कंट्रोल में क्या कह रहा है, इट क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी एट एवरी लेवल सिंस परफॉर्मेंस इज रेगुलेटेड एंड इवेल्युएटेड। यार हर एक बंदा जो मिडिल लोअर लेवल पे काम कर रहा है, फिर वो चाहे डिपार्टमेंट हेड हो, चाहे वो सीनियर मैनेजर हो, चाहे वो जूनियर मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, हर एक बंदे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन एक सेट स्टैंडर्ड के तहत होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था, क्या उसके तहत इन्होंने काम किया है कि नहीं। अगर वो लेवल अचीव, इन्होंने वो टारगेट अचीव किया है, तब तो भाई वेल एंड गुड, वेरी गुड, वाह वाह। और अगर नहीं अचीव किया है तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इस सेंस में हम कंट्रोलिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि एक सेट स्टैंडर्ड के तहत ही सबके टारगेट्स को या सबकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो कह रहा है इट क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही एट एवरी लेवल सिंस परफॉर्मेंस इज रेगुलरली इवेल्युएटेड। strengthens monitoring through self-regulation and feedback system. When someone knows कि भाई हमारे परफॉर्मेंस एक सेट स्टैंडर्ड के तहत तय की जाएगी, तो अगला सेल्फ रेगुलेटेड होता है ना, वो खुद ही अपने एंड से काम कर रहा होता है। क्लियर, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस देख लो और टॉपिक आई सपोज खत्म होता है। बहुत आसान सा टॉपिक है, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का क्या कह रहा है देख लो। सबसे पहले क्या कह रहा है, नेचर। हाँ, नेचर। डेलीगेशन क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जहां पर एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट की बात की जाती है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जिसमें हम अथॉरिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिसीजन मेकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्कोप, डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड है, एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करता है एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को। और डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप काफी बड़ा है, क्योंकि वहां सारे डिपार्टमेंट फ्रॉम टॉप टू लोअर आ जाते हैं, तो वाइडर एक्सटेंड्स टू ऑल डिपार्टमेंट। व्हाट इज द पर्पस, डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है, सुपीरियर का वर्कलोड कम करना। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करना, टू एक्सपैंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। फ्रीडम ऑफ एक्शन, भाई डेलीगेशन में पूरा फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं, हमने बोला रिपोर्ट कलेक्ट करके दो, ये नहीं कि कैसे भी कलेक्ट करके दो, हमने कहा कि कंपाइल कर दो, इन सबका काम देख लो। लेकिन अगर प्रोडक्शन हेड को एक टारगेट दिया है, बोला कि भाई 30 हमारा इस बार का प्रोडक्शन 10% से बढ़ना है, कैसे बढ़ना है ये तुम जानो, तो यहां पर क्या है, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन इज गिवन टू मल्टीपल लेवल्स। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस समझ में आ रहा है। आगे देखो, लेवल ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन में क्या है, एग्जिस्ट बिटवीन टू लेवल, एक सीनियर और एक सबऑर्डिनेट। और यहां पर क्या है, इट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल। नेसेसिटी, क्या डेलीगेशन नेसेसिटी है, यस, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है, एसेंशियल फॉर मैनेजरियल फंक्शन। हर मैनेजर अपनी अथॉरिटी थोड़ी बहुत डेलीगेट करता है, ये क्या है, ऑप्शनल, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। अब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है ऑप्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, सुपीरियर रिमेन्स अकाउंटेबल। डेलीगेशन में क्या है कि जो सुपीरियर है उसकी हमेशा जवाबदेही बनेगी, जैसे मैंने भरत का केस समझाया। यहां पर क्या है, हर लेवल अपने लिए खुद अकाउंटेबल है, ईच लेवल हैज इट्स ओन अकाउंटेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं,
खत्म हो गया यार। थैंक यू क्लास। अगर किसी को कोई डाउट हो, चैप्टर समझ में आया, थोड़ा बहुत मजा आया, नोट्स मिल गए, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू क्लास।